प्रोफेसर स्टूडेंट्स, कल हम एग्जाम्पल नंबर 3 के रिगार्डिंग डिस्कस कर रहे थे और उसमें हम अकाउंटिंग इक्वेशन को समझ रहे थे। लगभग लगभग उस क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर लिया था, बट आई थिंक एक दो ट्रांजेक्शंस में रह गए थे। क्या आप लोगों ने उसकी आगे प्रैक्टिस की है? क्या आपने उसकी आगे प्रैक्टिस की है? वेरी गुड। संजय ने प्रैक्टिस की है। और किसके अकाउंटिंग इक्वेशन का जो कंसेप्ट है वो प्रॉपर वे में समझ में आ गया है? ये बताइए, क्या आपके अकाउंटिंग इक्वेशन का जो कंसेप्ट है वो प्रॉपर समझ में आ गया है? तो देखिए, कल जो ट्रांजेक्शन हमने पढ़े थे हम उससे आगे बात करते हैं। फॉर्मेट आपके पास बना हुआ है, कुछ मिस्टेक हो जाती है कोई बात नहीं, अभी आपके लिए 11th क्लास न्यू है। जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आपसे मिस्टेक होना बिल्कुल बंद हो जाएगी, बट आपको प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की बात करते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में कहा है कि हमने कैश सेल किया, बट देखिए ब्रैकेट में ये मेंशन है, ब्रैकेट में ये मेंशन है कि हमने सेल तो किया है 70,000 रुपीज में, बट उसकी कॉस्ट 50,000 थी। इट मींस हम कहें तो 50,000 का जो गुड्स है उसको हमने 70,000 रुपीज में सेल किया है। अब 50,000 के गुड्स को हम 70,000 में 70,000 में बेचेंगे, ऑब्वियसली प्रॉफिट होगा। कितने का प्रॉफिट होगा? कितने का प्रॉफिट होगा? हम सेल्स प्राइस में से, इसमें से सेल्स प्राइस में से किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे? हम कॉस्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो उससे क्या कैलकुलेट होके आएगा? उससे अपना प्रॉफिट कैलकुलेट होके आएगा। इज दिस क्लियर? अब हम बात करते हैं कि इस ट्रांजैक्शन को अकाउंटिंग इक्वेशन में किस तरह से रिकॉर्ड किया जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैश सेल्स। कैश सेल की एंट्री क्या होगी? जल्दी से रिप्लाई करके बताइए। कैश सेल्स, नकद माल बेचा, इसकी एंट्री क्या होगी? नकद माल बेचा है, इसकी एंट्री क्या होगी? तो एंट्री होगी कैश अकाउंट ईआर टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट ईआर टू सेल्स अकाउंट। वेरी गुड। अब देखिए इसका अकाउंटिंग इक्वेशन में किस तरह से इफेक्ट पड़ेगा। जो अपना पर्टिकुलर का कॉलम है वहां तो हमें क्या लिखना है? गुड्स सोल्ड, इतनी सी लैंग्वेज मेंशन करनी है। बट ये बताइए अकाउंटिंग इक्वेशन में कैश पे कितना इफेक्ट आएगा? कैश प्लस होगा या माइनस होगा? बताइए, कैश प्लस होगा या माइनस होगा? और प्लस होगा तो कितने अमाउंट से केस प्लस होगा, और माइनस होगा तो कितने अमाउंट से? जल्दी से रिप्लाई करके बताइए कि जब अकाउंटिंग इक्वेशन बनाएंगे तो कैश कितने अमाउंट से इफेक्ट होगा, प्लस और माइनस। तो देखिए हम गुड सेल कर रहे हैं 50,000 का 70,000 में। वेरी गुड। तो 70,000 रुपये हमारे पास कैश आएंगे, कैश में कितना शुल्क आएगा? 70,000 का। कैश में कितना शुल्क आएगा? 70,000 रुपए का कैश में शुल्क आएगा। क्या और कहीं इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट होगा? क्या और कहीं इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट होगा? रिप्लाई जल्दी कीजिए। क्या और कहीं इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट होगा? तो देखिए कैश के बाद एक और मैंने यूज किया था स्टॉक, और मैंने ये कहा था कि जब गुड्स परचेज करेंगे तो स्टॉक अप होगा, आई मीन बढ़ेगा। बट जब गुड्स को हम सेल करेंगे तो स्टॉक कम होगा। तो ये बताओ जब गुड्स सेल करेंगे स्टॉक कम होगा, कितने का स्टॉक कम होगा? कितने का स्टॉक
कम होगा तो स्टॉक तो 50 का ही था ना, 20,000 रुपए तो इसका प्रॉफिट है। इसका मतलब हमारा जो स्टॉक है वो कितने से कम हुआ, हमारा स्टॉक 50,000 रुपए से कम हो गया। अब देखिए सेल्स का इफेक्ट आ गया, इससे हमारा कैश बढ़ गया, कॉस्ट का इफेक्ट स्टॉक पे आ गया, स्टॉक कम हो गया, तो इससे प्रॉफिट का इफेक्ट कहाँ आएगा, ये प्रॉफिट किसको इफेक्ट करेगा जल्दी से बताइए, ये प्रॉफिट किसको इफेक्ट करेगा जल्दी से बताइए। तो मैंने आपको एक रूल बताया था कि कोई भी एक्सपेंस होता है या फिर लॉस होता है तो कैपिटल रिड्यूस होती है, आई मीन कमी होती है, क्या होती है, कमी होती है उसमें। बट इसका रिवर्स हो जाए, आई मीन आपको एक्सपेंस होने के बजाय इनकम हो जाए, लॉस की बजाय प्रॉफिट हो जाए, तो उस केस में आपकी कैपिटल बढ़ जाएगी, जिसना खर्चे और हानि होती है कैपिटल माइनस हो जाएगी, इनकम या प्रॉफिट होता है तो कैपिटल प्लस हो जाएगी। तो इस केस में हमें लॉस नहीं हुआ, एक्सपेंस भी नहीं हुआ, यहाँ तो हमें प्रॉफिट हुआ, और प्रॉफिट हुआ तो इसका इफेक्ट किस पे जाएगा, इसका इफेक्ट आएगा कैपिटल पर, और हमारी कैपिटल कितने से बढ़ जाएगी, जितना प्रॉफिट होगा उतने से बढ़ जाएगी, जितना प्रॉफिट होगा उतने से बढ़ जाएगी। इज दिस क्लियर? क्या ये बात आपके समझ में आ गई है, जल्दी से बताइए। और इसको हम और चेक करें, क्योंकि अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग इक्वेशन टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज, जितनी एसेट्स होगी उतनी ही लायबिलिटीज होगी। तो हम इसको चेक करते हैं, प्लस के 70 है, माइनस के 50 है, 70 में से 50 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 20 आएंगे प्लस के, तो एसेट्स में प्लस के 20 है, और लायबिलिटीज में भी कितने हैं, प्लस के 20 है। इसमें अपना अकाउंटिंग इक्वेशन एकदम बिल्कुल करेक्ट है। क्या इसमें कुछ पूछना है आप लोगों को, क्या सब कुछ समझ में आ गया है ये वाला टॉपिक? प्रॉफिट होने पर देखिए सेल करने से क्या इफेक्ट होगा, पहले इसको समझिए। सेल और परचेज का सीधा इफेक्ट किस पे आता है, सेल और परचेज का सीधा इफेक्ट किस पे आता है, याद रखना, सेल और परचेज का सीधा इफेक्ट किस पे आता है, वो स्टॉक पे आता है, और स्टॉक को केवल कॉस्ट ही इफेक्ट कर सकती है, स्टॉक को केवल क्या इफेक्ट कर सकती है, कॉस्ट। मतलब हमारे पास जो भी कुछ रहा होगा उसमें से 50,000 रुपए का माल बेच दिया, अब बेचा कितने में, 70 में बेचा, क्योंकि हम जितने में परचेस करते हैं उसमें नहीं सेल करते। बिजनेस का जो कंसेप्ट होता है वो ये होता है कि हम जितने में कुछ परचेस करते हैं हम कुछ अपना प्रॉफिट या मार्जिन जो भी है उसमें ऐड करते हैं, देन हम इसको सेल करते हैं। अब देखिए तो स्टॉक तो कितने कम हो गया, हमने 50,000 रुपए का माल बेच दिया तो स्टॉक का 50 कम हो गया, लेकिन बेचा कैसे है, नकद। तो 50,000 रुपए का माल जब 70,000 में बेचेंगे तो हमारे पास कितना कैश आएगा, हमारे पास कैश आएगा कितना, 70,000। कैश आया, माल तो देगा तो कैश आया, आया तो कैश अप हो गया, इसलिए प्लस हो गया। अब आपको लास्ट वीडियो में मैंने क्या बताया था, कैपिटल, कैपिटल प्लस भी होती है और माइनस भी होती है। कैपिटल प्लस किससे होती है, एक तो इनकम से होती है या प्रॉफिट से होती है। किससे होती है, इनकम हो रही है तो भी कैपिटल प्लस होगी, प्रॉफिट हो रहा है तो भी कैपिटल प्लस होगी। बट कैपिटल माइनस कब होती है, तो कैपिटल माइनस कब होती है, जब एक्सपेंसेस हो या फिर लॉस हो। तो इस क्वेश्चन में इस रूल में से हमें कौन सा यूज करना है, तो हमें ये यूज करना है क्योंकि प्रॉफिट का, और प्रॉफिट का इफेक्ट किस पे आता है, कैपिटल पे आता है, और इससे कैपिटल हमारी बढ़ जाती है। इज दिस क्लियर? तो ये रूल्स ऑलवेज आप अपने माइंड में रखना। उसके बाद जो अपने फॉर्मेट में है तो उसमें हम न्यू इक्वेशन बना के फिर से चेक करेंगे, हमारा केस 70 से बढ़ जाएगा, स्टॉक 50 से कम हो जाएगा, कैपिटल 20 से
बढ़ जाएगी और हम फिर बनाएंगे न्यू इक्वेशन। अगले की बात करते हैं कि नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है उसकी बात करते हैं। तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में लिखा हुआ है कि पर्सनल पर्पस के लिए 35,000 रुपीज निकाले हैं। पर्सनल पर्पस के लिए 35,000 रुपीज निकाले हैं, तो इसकी एंट्री क्या होगी। पर्सनल पर्पस के लिए 35,000 रुपीज निकाले हैं, तो इसकी एंट्री क्या होगी बताइए जल्दी से। देखिए, संजू कैश दिया नहीं होगा क्योंकि कैश आया नहीं है, कैश तो गया। बिजनेस का ओनर बिजनेस से पर्सनल पर्पस के लिए पैसे निकाल रहा है, तो आप बताइए जब पैसा निकाला जाएगा तो बढ़ कैसे सकता है। जब पैसा निकाला जाएगा, बिजनेस से पैसा जाएगा तो कम ही तो होगा, ठीक है। और बिजनेस के ओनर का नाम नहीं लिखते हैं। जब वो बिजनेस में कुछ लगाता है तब तो हम लोग कैपिटल लिखते हैं, और जब वो कुछ निकालता है बिजनेस से तब हम लिखते हैं ड्रॉइंग्स। क्या लिखते हैं, ड्रॉइंग्स अकाउंटेड दिया। और टू क्या गया, कैश। ड्रॉइंग्स अकाउंट दिया टू कैश, इसकी एंट्री होगी। फिर से देखिए, फिर से देखिए, बिजनेस का ओनर बिजनेस से पर्सनल पर्पस के लिए कैश निकाल रहा है, तो यहाँ पे रिसीवर आई मीन पाने वाला कौन है। यहाँ पाने वाला कौन है, तो पाने वाला बिजनेस का ओनर है, बट बिजनेस की बुक में बिजनेस के ओनर का नाम नहीं आता। बिजनेस का ओनर पैसे लगाता है तो कैपिटल आता है, और निकालता है तो ड्राइंग आता है, इसलिए हम वहां पे ड्राइंग लिखेंगे। और कैश आया या गया, इसका रिप्लाई कीजिए। कैश बिजनेस से आया या गया। हम जो भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं वो बिजनेस के रिगार्डिंग करते हैं, बिजनेस मैन के रिगार्डिंग नहीं करते हैं। हम जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं किसके अकॉर्डिंग करते हैं, बिजनेस के अकॉर्डिंग, कि बिजनेस के पास आया या गया। गया और कैश जाता है तो जाने वाली अमूर्त वस्तु को तो हमेशा तैयारी करते हैं ना। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा आप देख लीजिए। हमारा कैश कितने से कम हो जाएगा, क्योंकि इसने कितना अमाउंट विड्रॉल किया था, 35,000 रुपीज विड्रॉल उसने किया था। तो हमारे पास से कितना कैश कम हो जाएगा, हमारे पास से 35,000 रुपीज कम हो जाएंगे। बिजनेस के पास से 35,000 रुपीज कम हो जाएंगे, और उसके बाद उसका कैश बैलेंस बचेगा। ओके, अब बताइए ड्राइंग का इफेक्ट कहाँ आता है। ये पहली बार आपके सामने आया है, मैं समझाऊंगा तो ध्यान दीजिए। ड्राइंग का इफेक्ट कहाँ होगा, किस तरह से करेंगे। तो कैपिटल का मतलब ये हुआ कि बिजनेस का ऑनर लगा रहा है। ड्राइंग का मतलब ये हुआ कि बिजनेस का ऑनर बिजनेस से निकाल रहा है, ठीक है। अब ड्राइंग क्या करता है, ड्राइंग हमेशा याद रखना ड्राइंग हमेशा कैपिटल को क्या करता है, लेस करता है, आई मीन कम करता है। कैपिटल में से ही हमेशा ड्राइंग किया जाता है, क्योंकि बिजनेस का ओनर जो पैसा निकालेगा वो अपनी कैपिटल में से निकाल सकता है, क्योंकि उसने बिजनेस को क्या दिया है, उसने बिजनेस को कैपिटल दी है। तो पैसा जो निकालेगा अपनी कैपिटल में से तो निकालेगा। जैसे हमारा बैंक में अकाउंट है और हमने उसमें अमाउंट डिपॉजिट किया है। फ्यूचर में जब हम बैंक से पैसे निकालेंगे तो पैसा हमारे अकाउंट से कम होगा, किसी और के अकाउंट से कम नहीं हो सकता। ऐसे ही ड्राइंग है, बिजनेस का ओनर करता है तो पैसा किसमें से निकालता है, खुद के द्वारा बिजनेस में लगाई गई कैपिटल आई मीन पूंजी में से ये पैसा निकाल सकता है। और निकालने के बाद उसकी पूंजी उतनी नहीं रहेगी, उसकी कैपिटल उतनी नहीं रहेगी, जितना वो निकाल लेगा उतनी कम हो जाएगी। इट मींस क्या हुआ कि ड्राइंग हमेशा कैपिटल को क्या करता है, कम करता है। ड्राइंग हमेशा कैपिटल को क्या करता है, कम करता है। इसको एज ए नोट आप एज ए रूल्स मेंशन कर लेना कि ड्राइंग ऑलवेज कैपिटल को रिड्यूस करता है, कम करता है। इसका मतलब इससे क्या होगा, कैश तो 35 कम हो गया,
और हमारी जो कैपिटल है वो भी 35,000 से कम हो जाएगी। कैश तो कम हो गया होगा, बट हमारी जो कैपिटल है वो भी कम हो जाएगी। तो फिर से ड्राइंग का कैपिटल पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इसका रिप्लाई कीजिए। ड्राइंग का कैपिटल पर क्या इफेक्ट होता है, इसका रिप्लाई कीजिए। क्या इससे कैपिटल बढ़ती है, क्या इससे कैपिटल कम होती है, आखिर होता क्या है? वेरी गुड, इसको हमेशा माइंड में रखना है। जब भी ड्राइंग आएगा तो माइंड क्लिक होना चाहिए, क्लिक होना चाहिए माइंड पे कि हाँ ड्राइंग से तो कैपिटल कम होती है, क्योंकि बिजनेस का ऑनर कैपिटल में से ही निकालता है। इस तरह से ये ट्रांजैक्शन अपना हुआ। आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को चलते हैं। नेक्स्ट है चेक से हमने 2,500 का जो इंश्योरेंस है, बीमा है, उसका पेमेंट किया है। क्या एंट्री होगी इसकी बताइए। हमने इंश्योरेंस प्रीमियम चुकाया है, पहले इसकी एंट्री आ चुकी है, क्या एंट्री बनेगी? चेक से हमने इंश्योरेंस, बीमा को इंग्लिश में इंश्योरेंस कहते हैं। बिल्कुल सही है, आपने सही बताया संजू। अब बताओ इसका अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, किस किस के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, क्या बढ़ेगा और क्या कम हो जाएगा, ये भी बताइए। क्या बढ़ेगा और क्या कम हो जाएगा? इस एंट्री से कैश कम हो जाएगा, बिल्कुल सही है। ये पेमेंट करेंगे तो कैश कम हो गया होगा, एब्सोल्युटली आप करेक्ट। लेकिन इफेक्ट तो दो होते हैं, कैश तो कम हो गया मान लिया, और कम, और किसके इफेक्ट आएगा? तब इसको देखो बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, इंश्योरेंस। अब ध्यान देना, हमने कैश और बैंक एक साथ लिखा है, हमने कैश और बैंक एक साथ लिखा है, तो वहां हम कैश मान लेते हैं, बैंक मान, एक ही बात है। पर दूसरा इफेक्ट क्या आएगा? इंश्योरेंस हमारे लिए खर्चा है, इंश्योरेंस हमारे लिए खर्चा है, एक्सपेंस है। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, कैपिटल एक्सपेंस होने से क्या होती है, कम हो जाती है। कैश और बैंक को हमने एक साथ बनाया था ना, दोनों इफेक्ट नहीं हो रहे इसमें, कैश तो इफेक्ट वैसे हो ही नहीं रहे। लेकिन एक लॉजिक और कंसेप्ट की बात करें तो इसकी एंट्री क्या बन रही है, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू, कैश नहीं आएगा, टू बैंक आएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक आएगा, कैश तो हम दे नहीं रहे, पैसा तो कौन दे रहा है, बैंक देगा, क्योंकि हम तो चेक दे रहे हैं। हमने हमारे पास से पैसा नहीं दिया, हमने चेक दिया, तो पैसा कौन दे रहा है, यहाँ पर पैसा बैंक दे रहा है। बट क्योंकि कैश और बैंक को एक साथ बनाया था, इसलिए हम लोग वहां पे उसी के अंदर इसको मेंशन करेंगे कि हमारा बैंक बैलेंस कितने से कम हो जाएगा। यहाँ पर इंश्योरेंस प्रीमियम का जो अमाउंट था वो कितना था, इंश्योरेंस प्रीमियम का जो अमाउंट था वो था 2,500। तो हमारा बैंक बैलेंस यानी कैश कितना कम हो गया, 2,500। लेकिन खर्चा था तो कैपिटल भी कितने से कम होगी, खर्चे का और इनकम का रूल हमेशा दिमाग में रखना। खर्चा होगा तो कैपिटल कम होगी, इनकम होगी तो कैपिटल आपकी बढ़ेगी, याद रखना है। तो इसका मतलब कहाँ का इफेक्ट होगा, कैश और बैंक की हम एक साथ लेके चल रहे हैं, वो तो कम होंगे। ठीक है, यदि हम ये लिखते हैं कि इंश्योरेंस प्रीमियम चुकाया, चेक नहीं होता, चेक के बारे में नहीं लिखता, तो समझो आपकी एंट्री करेक्ट होती और तब कैश कम होता। पर यहाँ बोला पेमेंट हमने कैसे किया है, पेमेंट हमने चेक से किया है, चेक से पेमेंट किया है, तो बिजनेस के पास से कैश कहाँ गया, बिजनेस ने नहीं दिया, जिसको चेक दिया वो उस चेक को लेकर बैंक में जाएगा और उसको पैसा बैंक देगा, हम नहीं देंगे, बिजनेस नहीं देगा। तो बैंक में बैलेंस कम होगा, बैंक देने वाला है। और इंश्योरेंस प्रीमियम खर्चा, इसलिए उसका इफेक्ट तो कैपिटल पर ही आएगा। क्या बात समझ में आ गई है आपके, क्या आपकी बात समझ में आ गई है, जल्द से बताइए। वेरी गुड, न्यू क्वेश्चन आप बनाते रहना ना, मैंने आपको समझा दिया है। अगला बताइए, अगला बताइए, अगले में क्या होगा। इस बार मैं आपकी हेल्प नहीं कर रहा, एक बार पहले मैं आपसे जाना चाहूंगा फिर मैं हेल्प करूंगा। अगला इफेक्ट क्या होगा, सैलरी चुकाई है
5,500 से, और इसमें तो चेक भी नहीं लिखा है। सैलरी चुकाई है 5,500 रुपए से और इसमें तो चेक भी नहीं लिखा है। तो पहले इसकी एंट्री बता दो और फिर इसका आप इफेक्ट बता दो कि क्या होगा। पहले इसकी आप सैलरी डीआर की बिल्कुल सही एक्सपेंस है। सैलरी अकाउंट डीआर बिल्कुल सही है, लेकिन सैलरी हम चेक से नहीं चुका रहे ना। तो जब कुछ भी नहीं कहा जाता तो पेमेंट हमेशा किसमें होता है? कैश में होता है। जब ये बताया कि चुका दिया, कैसे चुकाया नहीं पता, नहीं बताया प्रश्न में, नहीं बताया गया प्रश्न में कि क्या दिया, बैंक से दे रहे हैं या फिर पैसे दे रहे हैं, ये नहीं बताया, तो हम क्या मानेंगे कि कैश में दे रहे हैं। इससे पहले वाले में तो चेक लिखा हुआ था, चेक कंडीशन में पेमेंट बैंक ही करता है। पर यहाँ तो क्या लिखा हुआ है कि सैलरी चुकाई, कैसे नहीं दिया, नहीं दिया तो हमेशा बैंक। तो इसके एंट्री क्या बनाएंगे? सैलरी अकाउंट दिया टू कैश, सैलरी अकाउंट दिया टू कैश। लेकिन वो होता है कि चेक से चुकाया तो केस है, यहाँ पर तो क्या था? बैंक का। पर इस विषय में चेक का नाम दिया नहीं है, इसलिए बैंक नहीं आ सकता। एंट्री क्या बनेगी? सैलरी अकाउंट दिया टू कैश। सैलरी की स्पेलिंग में लास्ट में वाई आएगा, आई नहीं आएगा, धीरे धीरे करेक्ट हो जाएंगे। सैलरी अकाउंट दिया टू कैश। क्या एंट्री समझ में आ गई? और एंट्री समझ में आ गई तो आप मुझे बताओ कि अकाउंटिंग इक्वेशन पर इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ आएगा। अकाउंटिंग इक्वेशन के कहाँ कहाँ इफेक्ट, क्या तो बढ़ेगा क्या कम होगा, बताइए जैसे। कैश पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका? कैश पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? कैश बढ़ेगा या कम हो जाएगा? वेरी गुड। कैश 5,500 से कम हो जाएगा। दूसरा इफेक्ट कहाँ पड़ेगा? दो दो इफेक्ट आ रहे हैं ना, दूसरा इफेक्ट कहाँ होगा? दूसरा इफेक्टिव कहाँ होगा ये बताइए जल्दी से। वेरी गुड। दूसरा इफेक्ट कैपिटल में आएगा और कैपिटल भी क्या हो जाएगी? कैपिटल भी 5,500 पैसे कम हो जाएगी, क्योंकि खर्चा होने से कैपिटल कम हो जाती है। वेरी गुड, ऐसे रिप्लाई देना। अब सबसे लास्ट में ट्रांजेक्शन है कि 30,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा। आई होप इस बार आपसे मिस्टेक नहीं होगी, बताइए क्या एंट्री बनेगी। पहले एंट्री की बात करेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन की। तो फर्नीचर परचेज किया है, इसकी एंट्री क्या होगी? फर्नीचर अकाउंट या तो बिल्कुल सही है। जल्दी से अकाउंटिंग इक्वेशन देखिए, बताइए इसका। आपका एंट्री बिल्कुल सही करेक्ट है, कहीं कोई मिस्टेक नहीं है। कैश कम हो जाएगा, बिल्कुल सही है। और दूसरा इफेक्ट कहाँ आएगा? और दूसरा इफेक्ट कहाँ आएगा? नहीं, फर्नीचर हमेशा क्या होती है? फर्नीचर हमेशा फिक्स्ड एसेट्स होता है। याद रखना, फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, कंप्यूटर, टीवी, ये सारे क्या होते हैं? ये फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। इसलिए इनका इफेक्ट हमेशा कहाँ होगा? फिक्स्ड एसेट्स में होगा। हमारे फिक्स्ड एसेट्स में हम मान लेते हैं कि पहले फर्नीचर नहीं था, अब जब परचेज कर लिया है तो हमारी फिक्स्ड एसेट्स बढ़ गई है। हमने जब और परचेस करी फिक्स्ड एसेट्स, आई मीन फर्नीचर, तो फिक्स्ड एसेट्स हमारी बढ़ गई है। इसलिए उसका इफेक्ट कहाँ आएगा? फिक्स्ड एसेट्स पे इसका इफेक्ट आएगा। क्या बात समझ में आ गई? इसका इफेक्ट कहाँ आएगा? इसका इफेक्ट फिक्स्ड एसेट्स पे आएगा। फर्नीचर हो, बिल्डिंग हो, मशीन हो, कंप्यूटर हो, गाड़ी हो, कुछ भी हो, ये सब हमारे लिए क्या है? फिक्स्ड एसेट्स। इस तरह से हमारा सारा काम हो गया। जब सारे पूरे हो जाएंगे ना, तब हम न्यू इक्वेशन नहीं लिखेंगे। जब सारे पूरे हो जाएंगे तब हम न्यू इक्वेशन नहीं लिखेंगे, नया समीकरण बोलते हैं जिसको वो नहीं लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे? लास्ट इक्वेशन या फाइनल इक्वेशन।
फाइनल इक्वेशन कब लिखना है? जब सारे काम हो गए हैं तब फाइनली अब हमारे पास किस एसेट का, किस लायबिलिटी का कितना कितना बैलेंस है वो लास्ट में करना है। अब बताइए आपके अकाउंटिंग इक्वेशन का कांसेप्ट मैं ये नहीं कहूंगा 100% समझ में आ गया, कुछ समझ में आया, 50% समझ में आया, क्योंकि 50 से 100 होने में टाइम नहीं लगता है। टाइम तो 0 से 50 आने में लगता है, टाइम हमेशा 0 से 50 होने में लगता है, 50 से 100 में टाइम नहीं लगता, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस हमें ऐड करनी होती है। इस तरह से थोड़ा आगे वैल्यू थोड़ा अच्छे पूरा भी हो जाएगा, बस प्रैक्टिस करते हैं। इस तरह से हमने देखो क्या क्या पढ़ लिया, हमने क्या क्या पढ़ लिया। तो हमने सबसे पहले जो थ्योरी की बात की थी, हमने थ्योरी कंप्लीट की। थ्योरी के बाद हमने जर्नल पढ़ी, जर्नल के बाद हमने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़े और लेजर पढ़ी। और आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने फिर से आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बताया और उस अकाउंटिंग इक्वेशन के साथ साथ एंट्री मैंने फिर से बताई ताकि आपको रिवीजन हो जाए। और अब इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जांपल है। आपको करना क्या है, एक दिन में नहीं, 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, जैसे आपकी कैपेसिटी हो या नए हो अभी आप सोल्व करना। जैसे थर्ड एग्जांपल था तो आप इसके आगे 10 होंगे जो भी होंगे, एक एक करते डेली का एक कर लो, ओनली वन डेली का एक करो। जो भी प्रॉब्लम आई है जब हमारी क्लास होती है उनसे पूछो सर ये मेरे समझ में नहीं आया है, इसको करना कैसे है, यहाँ पे बोर्ड पे आपको समझा दिया जाएगा। तो प्रैक्टिस करके आओगे फिर पूछोगे तो समझ में आएगा। ठीक है, प्रैक्टिस करना और पूछना। आज हम आगे चलते हैं, नए टॉपिक नए चैप्टर को चलते हैं। ठीक है, नए चैप्टर स्लो स्टार्ट कराऊंगा ताकि जो अभी चैप्टर चल रहा था उसकी आप प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, कंसेप्ट यही है उसके अंदर, जहां भी कोई भी प्रॉब्लम आए आप कॉल करके पूछ सकते हो, क्लास में पूछ सकते हो, जैसी आपकी मर्जी। आपको हर बार रिप्लाई मिलेगा, आपको समझाया जाएगा। ठीक है, बट प्रैक्टिस जरूर करना। ओके, अब हम बात करते हैं आगे। अब आगे भी बात करेंगे अगले चैप्टर की, तो वहां भी देखो क्या होगा, वहां भी आपकी क्या रिपीट होगी, जनरल वहां भी रिपीट होगा, लेजर के रूल्स वहां भी इफेक्ट होंगे, यानी जनरल फिर से रिवाइज होगी, जनरल फिर से रिवाइज होगी, लेजर फिर से रिवाइज होगी, और अकाउंटिंग इक्वेशन रिवाइज तो नहीं होगी, बट मैं आपको फिर से वहां हर एंट्री के साथ अकाउंटिंग इक्वेशन को भी समझाता रहूंगा। क्यों? मुझे इनका रिवीजन रेगुलरली लेके चलना है, क्योंकि जिसे बार बार रिवीजन करते रहेंगे ना तो रूल्स बिल्कुल कंफर्म हो जाएंगे, इसलिए हम ऐसा करेंगे। इन तीनों को वहां भी हम साथ लेके चलेंगे, इनको नहीं छोड़ेंगे। अब अपना अगला टॉपिक क्या है, आज हम उसकी बात करते हैं। ध्यान दीजिए, जो अब तक हमने पढ़ा है उसके बिना आगे भी नहीं बढ़ सकते हैं। तो अगला टॉपिक है अपना कैश बुक। अपना जो अगला टॉपिक है वो कौन सा है? कैश बुक। अब ये एक चैप्टर है, ये एक चैप्टर है, नाम कोई भी सकता है, कैश बुक भी दे सकता है, सब्सिडियरी बुक्स भी यानी सहायक पुस्तकें के नाम से दे सकता है इसको। ठीक है, तो करते क्या है इस चैप्टर के अंदर, तो सबसे हम पहले हम बात करेंगे, उसके बाद फिर समझेंगे कि बिजनेस में सबसे ज्यादा जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो केस से संबंधित होते हैं। बड़े ध्यान से समझना, आसान चैप्टर है, जल्दी से समझ में आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि अब तक जो हमने पढ़ा वो सारा यहाँ पे लिंक होगा, इसलिए आ जाएगा, क्योंकि वो आपको थोड़ा ना से कुछ आता है। तो देखिए, बिजनेस में सबसे ज्यादा इफेक्ट कैश पे होता है। आप माल बेच लो तो अधिकतर आप माल कैश में बेचना चाहते हो, माल खरीदते हो तो कैश में, खर्चे होते हैं तो कैश में, तो संपत्ति खरीदते हो तो कैश में, एक्सपेंस होता है, खर्चा तो होता है तो कैश में, इनकम हो रही है तो कैश में। तो अधिकतर जो मैक्सिमम ट्रांजेक्शन है बिजनेस के वो कैश में होते हैं। इसलिए तो फिर करना क्या है, हम उनको लिए अलग से बुक ही बना देते हैं, हम उनके अलग से बुक ही बना देंगे, और जो भी कैश से रिलेटेड अकाउंट होंगे उसको किसमें डाल देंगे, कैश बुक में डाल देंगे। ये एक तरह से कैश की लेजर की तरह ही है, कोई चेंज नहीं है। जो कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन वो तो आएंगे, बाकी नहीं आएंगे, क्योंकि बुक किसकी है, कैश की। अब चेंज क्या है, लेजर में हम लिखते कैश अकाउंट,
और यहाँ क्या लिखते हैं कैश बुक। बुक और अकाउंट का डिफरेंस आ रहा है, रूल्स का डिफरेंस नहीं आ रहा है, बुक्स और एक अकाउंटिंग का डिफरेंस आ रहा है। अब तक हमने जब लेजर पढ़ी थी तो हमने बात की थी कैश अकाउंट की, लेकिन अब अकाउंट की बात नहीं कर रहे हैं, अब हम कैश बुक की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? कैश बुक की बात कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, पहले समझते हैं कैश बुक किसे कहते हैं। पहले उसकी हम डेफिनेशन की बात करेंगे कि वह व्यवसाय की पुस्तक, व्यवसाय की वह पुस्तक जिसमें समस्त नकद लेन देनों को ही लिखा जाता है। कैश बुक आई मीन रोकड़ बही, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? रोकड़ बही कहा जाएगा। तो रोकड़ बही किसे देंगे? कि वह पुस्तक जिसमें एक बिजनेस में होने वाले सारे नकद लेन देनों को लिखा जाता है। बिजनेस में होने वाले सारे नकद लेन देनों को जिस पुस्तक में लिखते हैं उस पुस्तक को ही हम क्या कहते हैं? रोकड़ बही मतलब कैश बुक कहते हैं। क्या आप समझ में आ गया? क्या आपको समझ में आ गया? जल्दी से बताइए। रोकड़ बुक बही, कैश बुक भी एक पुस्तक है। इसमें करते क्या है? जो भी नकद लेन देन की वस्तु को लिखना, बाकी कुछ नहीं लिखना। रूल्स चेंज नहीं होंगे और कुछ चेंज नहीं होगा, एक तो डेफिनेशन चेंज हुई। अब इसके अलावा और क्या चेंज होगा हम उसकी बात करते हैं। अकाउंट का फॉर्मेट अलग होता है और बुक का फॉर्मेट थोड़ा सा अलग होता है। थोड़ा सा बोला मैंने, ज्यादा नहीं बोला, ठीक है। अब वो थोड़ा अलग क्या होता है, इसके लिए पहले जानना पड़ेगा टाइप्स ऑफ कैश बुक। क्या जानना पड़ेगा हमें? टाइप्स ऑफ कैश बुक। इसी से हमें समझ में आएगा कि दोनों के फॉर्मेट में क्या अंतर है, किस तरह से कैश अकाउंट कैश बुक से अलग है, किस तरह से कैश अकाउंट कैश बुक से अलग है। ये तब समझ में आएगा जब हम टाइप्स ऑफ कैश बुक के बारे में पढ़ेंगे। ओके, अब देखिए कैश बुक के जो टाइप हैं वो जनरली 3 होते हैं। आई मीन रोकड़ बही 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? रोकड़ बही 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले कौन सी है? सिंगल कॉलम कैश बुक। सबसे पहले कौन सी है? सिंगल कॉलम कैश बुक। दूसरी कौन सी है? 2 कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम को हम 1 कॉलम भी कह सकते हैं। सिंगल का हो 1 को एक ही बात है। सिंगल कॉलम आई मीन 1 कॉलम कैश बुक, 2 कॉलम कैश बुक, और इसको बोलेंगे 3 कॉलम कैश बुक। कितनी कैश बुक होती है? 3। फर्स्ट इज सिंगल कॉलम कैश बुक, 2 कॉलम कैश बुक एंड 3 कॉलम कैश बुक। देयर आर 3 कैश बुक्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कैश बुक। अब इनका नाम क्यों पड़ा? क्यों हम इसको सिंगल कॉलम कह रहे हैं, क्यों हम डबल कॉलम कह रहे हैं, या फिर क्यों हम ट्रिपल कॉलम आई मीन 3 कॉलम कैश बुक कह रहे हैं? तो 3 कॉलम, कॉलम मतलब खाने, हिंदी में क्या बोलेंगे? एक खाने वाली रोकड़ बही। क्या बोलेंगे इसको? सिंगल कॉलम कैश बुक, हिंदी बोलेंगे एक खाने वाली रोकड़ बही। 2 कॉलम कैश बुक, यानी 2 कॉलम यानी खाना, 2 खानों वाली रोकड़ बही। 3 कॉलम कैश बुक, 3 खाने वाली कैश बुक। खाने को मतलब कॉलम से होती है। अब इसको सिंगल कॉलम कहा, क्यों कहा? क्योंकि इसमें जो अमाउंट है, इसमें जो अमाउंट है उसका केवल एक ही कॉलम बनता है। वो कॉलम कौन सा होता है? वो कैश का कॉलम बनाया जाता है। तो केवल कैश का कॉलम, जो अमाउंट का कॉलम होता है उसमें केवल कैश का कॉलम कौन से कैश बुक में आता है? सिंगल कॉलम कैश बुक में आता है। याद रखना, सिंगल कॉलम कैश बुक में अमाउंट का एक ही कॉलम बनेगा और वो किसमें बनाएगा? वो किसमें बनेगा? सिंगल कॉलम कैश बुक में बनेगा। इज दिस क्लियर? अब बात सिंगल कॉलम की हो चुकी है, अब बात हो रही है 2 कॉलम कैश बुक की। तो 2 कॉलम कैश बुक में हमने देखा 2 कॉलम लिखा हुआ है, मतलब 2 कॉलम होंगे। तो 2 कौन से होंगे? 2 कौन कौन से होंगे? तो फर्स्ट तो वही रहेगा जो पहले वाला था, कैश में तो रहेगा ही रहेगा, एक और ऐड हो जाएगा और उसका नाम होगा डिस्काउंट। तो 2 कॉलम कैश बुक में
कौन कौन से कॉलम बनेंगे अमाउंट के? 2 कॉलम कैश बुक में कौन कौन से अमाउंट के कॉलम बनेंगे? एक तो कैश का कॉलम बनेगा और एक डिस्काउंट का कॉलम बनेगा। जबकि सिंगल कॉलम कैश बुक में केवल किसका कॉलम बना था? केवल कैश का बना था। तो कॉलम क्या है? सिंगल, एक ही बनेगा। बट 2 कॉलम कैश बुक में 2 कॉलम होंगे, तो एक तो कैश का है, दूसरा कौन सा होगा? दूसरा डिस्काउंट का होगा। आगे चलते हैं, फिर हमारे सामने 3 कॉलम कैश बुक, फिर हमारे सामने कौन सा है? 3 कॉलम कैश बुक, ये हमारे पास तीसरा है। ठीक है, इसका मतलब इसमें 3 कॉलम बनेंगे, नाम भी क्या है? 3 कॉलम। तो कितने होंगे? 3 कॉलम। कैश यहाँ भी था, कैश यहाँ भी आया, तो कैश यहाँ पर भी आएगा। तो कैश का कॉलम सिंगल कॉलम में भी होता है, 2 कॉलम में भी होता है और 3 कॉलम कैश बुक में भी होता है। फिर यहाँ सेकंड जो कॉलम होगा वो डिस्काउंट का होगा, लेकिन क्योंकि ये 2 कॉलम नहीं है, ये तो 3 कॉलम है, इसका मतलब इसमें एक कॉलम और बनेगा, और जो एक कॉलम बनेगा अमाउंट का वो बनेगा बैंक का। तो किसका बनेगा? बैंक का बनेगा। तो वापस देखिए, सिंगल कॉलम कैश बुक में ओनली सिंगल कॉलम बनेगा अमाउंट का, नाम क्या होगा? नाम होगा कैश। 2 कॉलम कैश बुक में अमाउंट के 2 कॉलम बनेंगे, एक कैश का होगा, सेकंड वाला डिस्काउंट का होगा। तीसरे की बात करें, 3 कॉलम कैश बुक की बात करें, वहां पे फर्स्ट कॉलम कैश का होगा, सेकंड डिस्काउंट का होगा और थर्ड बैंक का होगा। और ये कॉलम दोनों ही साइड बनेंगे, आई मीन डेबिट साइड में भी और क्रेडिट साइड में भी। इज दिस क्लियर? कहाँ का बनेंगे? डेबिट साइड में भी होंगे और क्रेडिट साइड में भी होंगे। ये नहीं होगा कि केवल एक तरफ ही बना के आप कॉलम छोड़ दोगे, एक तरफ नहीं, दोनों तरफ। आपको एक मैं फॉर्मेट बना के बताता हूँ और फिर हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। स्टार्ट हम सिंगल कॉलम कैश बुक से ही करेंगे। स्टार्ट हम सिंगल कॉलम कैश बुक से ही करेंगे। तो सबसे पहले तो हम फॉर्मेट की बात करेंगे कि फॉर्मेट कैसे बनता है। रूल्स वही जो अकाउंट के लिए रूल किए थे, यूज किए थे। अकाउंट जब बनाते थे तो हम अपने टॉपिक को बिल्कुल सेंटर से 2 पार्ट में डिवाइड करते थे, यहाँ भी वही करेंगे। पहले ये लोग सेंटर से डिवाइड करते थे। 50% पार्ट डेबिट का, 50% पार्ट क्रेडिट का। वैसे कंप्लीटली जो फॉर्मेट अकाउंट का ये फर्स्ट कॉलम इधर डेट का, सेकंड कॉलम पर्टिकुलर्स का, ये आपका हो गया अमाउंट का, और यहाँ का लिखूंगा मैं ब्रैकेट में कैश, और इस जगह कॉलम आएगा आपका एलएफ, इसको आएगा एलएफ। और जो हमने बीआर साइड के कॉलम बनाए हैं सेम वही कॉलम सीआर साइड में भी बनेंगे, आई मीन डेट का बनेगा, पर्टिकुलर बनेगा, एलएफ और अमाउंट। तो देखिए अकाउंट में और बुक में क्या चेंज आया? अकाउंट में यहाँ जेएफ आया करता था, क्या था? जेएफ। पर बुक में क्या लिखते हैं? एलएफ, आई मीन लेजर फोलियो। ये बात क्लियर हो गई? जब अकाउंट का फॉर्मेट बनाया था हमने जेएफ जनरल फोलियो लिखा था, बट बुक में हम एलएफ लिखते हैं, लेजर फोलियो लिखते हैं। ठीक है, और जब हम अकाउंट बनाते थे ओनली अमाउंट लिखते थे, अमाउंट का कॉलम किसका बन रहा है नहीं लिखते थे, लेकिन कैश बुक में तो लिखना होगा। अब यहाँ पे सिंगल कॉलम कैश बुक ना होती, कुछ और होती तो कैसे करेंगे? पहले इसका हम सीआर साइड भी कंप्लीट करते हैं। तो सीआर साइड में भी सबसे पहले कॉलम कौन सा बनेगा? डेट का ही बनेगा। फिर किसका बनेगा? फिर बनेगा पर्टिकुलर का। फिर किसका बनेगा? फिर बनेगा एलएफ का। फिर किसका बनेगा? फिर बनेगा अमाउंट का, और अमाउंट में किसका? कैश का। क्योंकि सिंगल कॉलम में तो एक होता है। जो हो गया आपका सिंगल कॉलम कैश। कौन सी हो गई है? सिंगल कॉलम कैश बुक। कौन सी हो गई? सिंगल कॉलम कैश बुक। अब देखिए ये सिंगल कॉलम थी, मैं आपको यहाँ पर सिंगल कॉलम के साथ साथ
2 कॉलम भी समझाऊंगा और 3 कॉलम भी आपको मैं समझाऊंगा। सिंगल कॉलम के साथ साथ हम 2 कॉलम भी पढ़ेंगे और 3 कॉलम भी पढ़ेंगे। अभी हम केवल फॉर्मेट की बात कर रहे हैं। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? केवल फॉर्मेट की बात कर रहे हैं। तो देखिए, सिंगल कॉलम मतलब सिंगल कॉलम, एक ही कॉलम बन रहा है, तो वो किसका होगा? वो अमाउंट का होगा। बट 2 कॉलम कैश होती, बट 2 कॉलम कैश होती, तो रिसेंटली मैंने अभी आपको बताया था कि 2 कॉलम कैश बुक में 2 कॉलम होंगे, वो कौन कौन से होंगे? रिप्लाई करके बताइए, 2 कॉलम कैश बुक में कौन कौन से कॉलम बनेंगे? 2 कॉलम कैश बुक में कौन कौन से कॉलम बनेंगे? एक तो कैश का बनेगा, कैश का तो सिंगल कॉलम में बनेगा, 2 कॉलम भी बनेगा और 3 कॉलम कैश बुक में। बिल्कुल सही है। तो करना क्या है? जब 2 कॉलम कैश बुक होगी तो हम इस अमाउंट के कितने कॉलम बनाएंगे? इस अमाउंट में भरा देंगे कितने कॉलम? 2 कॉलम। ये तो अमाउंट को हमने ब्रेक कर दिया, एक कैश का हो गया और एक इसका हो गया डिस्काउंट। इधर भी करेंगे, एक कैश का हो गया और एक इसका हो जाएगा डिस्काउंट। तो 2 कॉलम क्यों बनाए? क्योंकि कैश बुक कौन सी थी? 2 कॉलम कैश बुक थी। कौन सी थी? 2 कॉलम कैश बुक थी। तो जब 2 कॉलम कैश बुक है तो अमाउंट के कॉलम भी कितने होंगे? 2 ही होंगे। इज दिस क्लियर? चलो ठीक है, मैं 3 कॉलम क्यों चाहता हूँ? 3 कॉलम कैश बुक बनाऊंगा तो कॉलम कौन कौन से करेंगे? 3 कॉलम कैश बुक बनाऊंगा तो कॉलम कौन कौन से बनेंगे? बिल्कुल सही है, बैंक और आ जाएगा, मतलब कैश, डिस्काउंट और बैंक। इधर भी कैश, डिस्काउंट और बैंक। तो क्या फॉर्मेट समझ में आ गया आपके? क्या आपके फॉर्मेट समझ में आ गया है? बताइए जल्दी से। वेरी गुड, वेरी गुड। तो हमने अभी ओनली फॉर्मेट की ही बात की है, हमने इसको किस तरह से करेंगे उसकी बात नहीं करेंगे। पहले फॉर्मेट पता होना चाहिए। पहले क्या पता होना चाहिए? फॉर्मेट। फॉर्मेट के बाद किस तरह से हम उसको रिपोर्ट करेंगे वो नेक्स्ट मैटर है। अब हम स्टार्टिंग से तुम्हारी बात हम स्टार्ट करेंगे सिंगल कॉलम कैश बुक से। तो स्टार्टिंग से ही अपने एग्जांपल स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से हम कंप्लीट करेंगे। तो सिंगल कॉलम कैश बुक एग्जैक्टली आपका कैश अकाउंट ही है। इसमें भी डीआर साइड में जो कुछ भी लिखेंगे वो 2 के साथ लिखेंगे, सीआर साइड में जो कुछ भी लिखेंगे वो बाय के साथ लिखेंगे। वो जो लेजर के रूल है ना, जो लेजर के रूल थे यूज वही करने हैं, कोई चेंज नहीं है। चेंज तो केवल कहाँ होगा? कॉलम में चेंज आएगा कि 1 बनाना है, 2 बनाना है या 3 बनाना है। और एक चेंज कहाँ आएगा कि आपको यहाँ पे एरर देना है। अदर जो रूल्स हैं, अदर जो रूल्स हैं वो चेंज नहीं होंगे। याद रखना, अदर रूल्स बिल्कुल भी चेंज नहीं होंगे। तो उनको कैसे करना है हम बात करते हैं, उनको किस तरह से करेंगे अभी बात करते हैं। तो आपको एज होमवर्क मैंने क्या दिया है कि डेली का एक क्वेश्चन करना, आप लोगों को डेली का एक क्वेश्चन करना है और डिस्कस करना है कि कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आता है तो, और समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात होगी। अगर लेट क्लास और कैसे नहीं हो गया आपको, मुझे मैसेज कैसे नहीं हो गया? ओके स्टूडेंट्स, अब इसको प्रैक्टिकली कैसे करेंगे वो हम कल करते हैं। ठीक है, आपका होमवर्क दे दिया गया है, आप इसको सॉल्व करना, नहीं है तो पूछना। थैंक यू।